देखिए भौतिकी को दो भागों में बांट दिया गया। भौतिकी को दो भागों में बांट दिया गया। भौतिकी को दो भागों में बांट दिया गया। पहला रखा गया हिंदी में नाम उसका रखा गया, इंग्लिश में रखा गया माइक्रो, दूसरा रखा गया माइक्रो। मैक्रो को हिंदी में कहा गया स्थूल, इसको बल्क भी कहा जाता है। बल्क मीन्स बहुत बड़े बड़े, माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म इसको हम क्लासिकल फिजिक्स सिखाते हैं। माइक्रो को हम लोग कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स। तो मैक्रो हो गया, माइक्रो हो गया, दो भागों में बांट दिया गया। तो अब हम बात करेंगे कि माइक्रो में कौन कौन पढ़ना है। तो माइक्रो में पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लीजिए। तो एक साइड हो गया, अभी स्थूल पढ़ेंगे। मैक्रो माने स्थूल भौतिकी, माइक्रो फिजिक्स। तो देखिए माइक्रो फिजिक्स में फर्स्ट ही आ जाता है मैकेनिक्स। हिंदी में लिख दे रहे हैं। मैकेनिक्स को हिंदी में यांत्रिकी कहते हैं। यांत्रिकी, मैकेनिक्स। अब यांत्रिकी में क्या क्या पढ़ना है। यांत्रिकी जो है 11th का चैप्टर है। ये जो यांत्रिकी है ये 11th का चैप्टर है। आप लोग तुरंत चैप्टर 2 से, पाठ 2 से ही यांत्रिकी मैकेनिक्स का पढ़ना आप लोग शुरू कर देंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के सिद्धांत। हम लोग पढ़ लिए हैं न्यूटन के सिद्धांत, प्रथम नियम, दूसरा नियम जिसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, तीसरा नियम, गैलीलियो का सिद्धांत पढ़ेंगे, केपलर का सिद्धांत पढ़ेंगे। केपलर का सिद्धांत में मतलब उन्होंने बताया था कि ग्रहों की गति कैसी होती है। 3 नियम दिए थे केपलर के सिद्धांत में आपको 3 नियम पढ़ना है। तो आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है, इसी 11th के चैप्टर्स में पढ़ना है। ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। यांत्रिक ऊर्जा पढ़ना है, न्यूटन का सिद्धांत पढ़ना है, गैलीलियो सिद्धांत पढ़ना है, केपलर का सिद्धांत मान लो पढ़ना है। केपलर का सिद्धांत हो गया। ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा भी पढ़ना है। यांत्रिक ऊर्जा किससे बनी होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा 2 ऊर्जाओं से मिलकर, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा आप लोग पढ़े थे 10th क्लास में, 9th में। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इन सभी बातों को आप लोग को मैकेनिक्स में पढ़ना है। ये तो मैकेनिक्स का बात हो गया। उसके बाद 2 नंबर पे आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं उष्मा गतिकी। उष्मा गतिकी, देखिए उष्मा गतिकी हो गया, इसको इंग्लिश में कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए उष्मा गतिकी में क्या क्या पढ़ना है। उष्मा के विषय में पढ़ना है, उष्मा के विषय में पढ़ना है, ताप के विषय में पढ़ना है, ठीक है। टेम्परेचर हो गया। उसके बाद फ्रीज के विषय में पढ़ना है। फ्रीज, रेफ्रिजरेटर जिसको कहते हैं, एसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब हो गया, उष्मागतिकी में पढ़ना है। अब आता है तीसरा विषय, आता है एक आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को हिंदी में कहते हैं प्रकाशिकी। प्रकाशिकी, इंग्लिश को कहेंगे
ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स आप लोग 10th में पढ़े हो खूब बढ़िया से। इसमें पढ़ना है क्या क्या, तो लाइट्स, लाइट पढ़ना है। लाइट मीन्स होता है प्रकाश, प्रकाश के विषय में पढ़ना है। प्रकाश के विषय के बाद वेव्स के बारे में पढ़ना है। वेव पढ़े हो ना, तरंग। प्रकाश क्या है, एक तरंग है। तो वेव के विषय में पढ़ना है। फिर से लेंस के विषय में पढ़ना है। लाइट हो गया, वेव हो गया, उसके बाद लेंस के विषय में पढ़ना है। लेंस के बाद पढ़ना है हम लोग को मिरर माने दर्पण, दर्पण के विषय में पढ़ना है। उसके बाद दर्पण के बाद आ जाता है सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी के विषय में पढ़ना है। तो सूक्ष्मदर्शी से ही बड़ा आ जाता है दूरदर्शी, टेलीस्कोप। दूरदर्शी इतना पढ़ना है, ठीक है। या फिर रेनबो भी पढ़ सकते हैं, रेनबो भी इसी में पढ़ना है। रेनबो कैसे बनता है, रेनबो मीन्स होता है इंद्रधनुष। फिर से इसमें कलर्स के विषय में पढ़ना है। तो ये सब तो हो गया ऑप्टिक्स, रंगों के विषय में पढ़ना है। तो ये प्रकाशिकी में आ जाता है। प्रकाशिकी तीसरा हो गया। चौथा पढ़ना है, ये तीसरा हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, प्रकाशिकी, और चौथा होता है इलेक्ट्रिसिटी। चौथा हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युतिकी, वैद्युतिकी, इलेक्ट्रिसिटी, या इसको लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी लोग कहते हैं। अरे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहाँ ही जाता है। तो देखिए बाबू, एक चीज छोड़ दिए थे कि ये 11th में पढ़ना है, ये भी 11th में पढ़ना है, लेकिन ये 12th में पढ़ना है, ये भी हम लोग का 12th में पढ़ना है, ठीक है। वैद्युतिकी, तो वैद्युतिकी में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, पढ़ना है आवेश, चार्ज, आवेश हो गया। उसके बाद पढ़ना है फील्ड करेंट, फील्ड करेंट। करेंट के बाद अब आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ लेने के बाद हम लोग पढ़ेंगे एसी करंट, डीसी करंट, एसी करंट, डीसी करंट, एसी करंट, डीसी करंट। फिर से पढ़ेंगे हम लोग जनरेटर, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर पढ़े हैं ना हम लोग। लाइट वेव, ये सब इसी चैप्टर्स में आ जाते हैं। फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं लिखे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी पढ़ना इसी चैप्टर में, ठीक है। तो ये सब इसी में पढ़ना है, ठीक है। आवेश पढ़ना है, फील्ड पढ़ना है, ठीक है, चार्ज पढ़ना है, विभव, विभवांतर, ये सब पढ़े हो आप लोग। रेसिस्टर पढ़े हो, रेसिस्टेंस पढ़े हो, पिछले चैप्टर में पढ़े थे आप लोग 10th में, वही सब चीज पढ़ना है। तो अब इसके बाद आता है, ये तो मैक्रो स्थूल भौतिकी का आ गया, यांत्रिकी हो गया, ऊष्मागतिकी, प्रकाशिकी और वैद्युतिकी। इतना तो हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो फिजिक्स में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है माइक्रो फिजिक्स, माइक्रो, तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। पढ़ना है सूक्ष्म भौतिकी, सूक्ष्म भौतिकी मीन्स होता है माइक्रो फिजिक्स। तो माइक्रो फिजिक्स में को ही हम लोग हिंदी में
नया नाम है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का मास याद रख लीजिएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। 9.1 इंटू 10⁻31 kg, याद रखिएगा, ये बात को याद रखिएगा। फिर से पढ़ेंगे परमाणु की संरचना कैसी हुई, ठीक है। केमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जब आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़िएगा तो मॉडर्न फिजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से जान लीजिएगा। ये जो मॉडर्न फिजिक्स आप लोग सूक्ष्म भौतिकी पढ़ रहे हो, तो वो आप लोग केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़िएगा तो उसमें खूब बढ़िया तरीका से इसके बारे में डिफाइन किया है, बहुत बढ़िया से पढ़ाया है। परमाणु की संरचना पढ़ेंगे, परमाणु की संरचना पढ़ेंगे। परमाणु की संरचना पढ़ने के बाद आप लोगों को एक नया वर्ड आएगा, क्वार्क। क्वार्क, ठीक है। क्वार्क जो होता है इसको प्राथमिक कण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक प्राथमिक कण भी कहा जाता है। और प्राथमिक कण क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही पदार्थ का मूल घटक है क्वार्क। क्वार्क जो है वही पदार्थ का मूल घटक है। अब क्वार्क से मिलकर के हेड्रान बनते हैं। क्या बनते हैं? हेड्रान बनते हैं। हेड्रोन के भीतर ही क्वार्क पाए जाते हैं, ठीक है। हेड्रोन क्या होता है? क्वार्क के भीतर, हेड्रोन के भीतर क्वार्क पाया जाता है। क्वार्क कितने प्रकार के होते हैं? तो क्वार्क जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। गुण, विद्युत आवेश, रंग इत्यादि के बारे में क्वार्क ही बताता है हम लोग को। तो ये तो हम लोग सूक्ष्म भौतिकी में पढ़ लिए। इलेक्ट्रॉन पढ़े, प्रोटॉन पढ़े, न्यूट्रॉन पढ़े, परमाणु की संरचना कैसे हुई, ठीक है। क्वार्क क्या कहलाता है? तो क्वार्क से मिलकर के हेड्रॉन बनते हैं। हेड्रॉन अब क्या कहलाता है? हेड्रॉन एक प्राथमिक कण होता है, यही पर पदार्थ का मूल घटक होता है। इसी से क्वार्क से ही मिलकर के प्रोटॉन बनते हैं, न्यूट्रॉन बनते हैं, ठीक है। क्वार्क जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। ये बहुत आगे आप लोग को बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो अब बात करते हैं हम लोग, सूक्ष्म भौतिकी हो गया, स्थूल भौतिकी भी हो गया। अब बात करते हैं हम लोग सिद्धांत और नियम। क्योंकि पिछले जब हम बात कर रहे थे स्थूल भौतिकी में तो आया था न्यूटन का सिद्धांत, गैलीलियो का सिद्धांत इत्यादि आया था। तो सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत को इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी। तो देखिए, सिद्धांत होता है प्रयोगों और परीक्षणों। देखिए, प्रयोग किया जाता है, साइंस में तो प्रयोग किया जाता है और परीक्षण किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो प्रयोगों और परीक्षणों से जो सत्यापित परिकल्पना होती है वही सिद्धांत कहलाती है। कोई कल्पना किया गया, अब उस पर प्रयोग किया गया, प्रयोग करने के बाद उस पर कोई एक्सपेरिमेंट किया गया, तो जब वह कल्पना सिद्ध हो जाती है तो वो सिद्धांत कहलाती है। इसीलिए इसका परिभाषा हो जाएगा प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा सत्यापित परिकल्पना सिद्धांत कहलाती है। जैसे प्रकाश एग्जाम्पल है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत हो गया। ये तो सिद्धांत हो गया। अब
दूसरा बात होता है नियम, लॉ। नियम को कहते हैं लॉ। तो देखिए सिद्धांत हो गया। जब कोई सिद्धांत सभी संबंधित घटनाओं एवं तथ्यों के लिए सत्य होता है, तब वह नियम कहलाता है। देखिए बाबू, एक एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो देखिए बाबू, अब देख लेते हैं सिद्धांत माने प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा सत्यापित परिकल्पना जो होती है वो सिद्धांत कहलाती है। जैसे प्रकाश का तरंग सिद्धांत, वैसे ही नियम। जब कोई सिद्धांत सभी संबंधित घटनाओं एवं तथ्यों के लिए सत्य होता है तब वह नियम बन जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम सब कैसे इसमें अंतर करेंगे। तो देखिए जैसे प्रकाश का तरंग सिद्धांत हम लोग पढ़े, तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है यह परावर्तन के लिए मान्य है, परावर्तन के लिए सिद्ध हो जाता है, अपवर्तन सिद्ध हो जाता है, ठीक है, फिर से विवर्तन सिद्ध हो जाता है, ध्रुवीकरण सिद्ध हो जाता है, ध्रुवीकरण सिद्ध हो जाता है। लेकिन यह प्रकाश वैद्युत प्रभाव में सिद्ध नहीं हो पाता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में सिद्ध नहीं हो पाता है, इंग्लिश में कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें यह सही नहीं हो पाता है, ये कैंसिल गलत हो जाता है। इसको यह सिद्धांत प्रकाश वैद्युत प्रभाव को साबित नहीं कर पाता है, सत्य नहीं हो पाता है। इसी प्रकार ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है वो हर परिस्थिति, प्रत्येक घटना के लिए यह सत्य होता है, ठीक है, प्रत्येक घटना के लिए यह सत्य होगा। तो जो सभी घटनाओं और तथ्यों के लिए सत्य होते हैं वो नियम कहलाते हैं। अब बस खाली परिकल्पना होता है, सब पर वो लागू नहीं होते हैं, तो वो कहलाते हैं सिद्धांत। समझ आया? तो जो प्रेक्षणों द्वारा सत्यापित परिकल्पना होती है वो सिद्धांत कहलाती है। लेकिन अगर सभी घटनाओं और तथ्यों पर वह सत्य होता है, कौन? सिद्धांत, तो वह क्या कहलाता है? नियम। नियम हो गया। अब देखिए एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत। आगे आप लोग पढ़ेंगे कॉर्पस्कुलर थ्योरी। प्रकाश के सरल रेखीय गमन को समझाने के लिए एग्जाम्पल है कणिका सिद्धांत। उन्होंने क्या किया था कि प्रकाश के सरल रेखा में गमन के लिए उन्होंने कणिका सिद्धांत दिया था। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट हुआ तो वो फेल कर गया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि प्रकाश को जब स्ट्रेट एज से गुजारा गया, स्ट्रेट एज मीन्स होता है कि तीक्ष्ण धार से गुजारा गया, एकदम नीचे वाले छोर से गुजारा गया, तो उसका डिफ्रैक्शन हो गया। डिफ्रैक्शन मीन्स होता है विवर्तन। वो क्या हुआ कि अपने सीधी रेखा में जा रहा था लेकिन वो किनारे पर जा करके मुड़ गया। जब स्ट्रेट एज से गुजारा गया तो वो डिफ्रैक्शन हो गया, वो किनारों पर क्या हो गया? मुड़ गया।
तब जा करके तब अब देखिए प्रत्येक घटना के लिए तो सत्य नहीं है। न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत जो था वो सबके लिए तो सिद्ध नहीं हुआ। हाँ, सरल रेखीय गति को समझाने के लिए उन्होंने कणिका सिद्धांत बनाया था, इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन जब स्ट्रेट एज में गया, तीक्ष्ण धार में गया, तो उसका विवर्तन हो गया। विवर्तन होने से फेल कर गया, तो वो सिद्धांत ही रह गया, नियम नहीं बना। बाद में हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया। उस समय तक जब तरंग सिद्धांत उन्होंने दिया था, कौन? हाइगेंस ने जब तरंग सिद्धांत दिया था तो उस समय तक जितने भी सिद्धांत ज्ञात थे उन सभी की व्याख्या वो तरंग सिद्धांत कर दिया करता था। लेकिन बाद में प्रकाश वैद्युत सिद्धांत जो बना, जिसको कहते हैं इंग्लिश में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो यही प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो बना, तो फेल कर गया। तब जाके आइंस्टीन ने प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत को दिया, जो व्याख्या करता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। तो आइंस्टीन, देखिए स्टेप बाय चरण होता है। अगर अभी कोई सिद्धांत बना, आगे जा करके अभी सभी चीजों पर वह परफेक्ट है, लेकिन आगे चलकर वहीं कोई अन्य वैज्ञानिक अनेक तथ्यों पर, अलग अलग अनेक तथ्यों पर उसको सत्यापित नहीं कर पाते हैं, या देखते हैं कि यह सिद्धांत जो है सत्यापित नहीं कर पाता है, तो वह नियम न कहला कर क्या कहलाता है? सिद्धांत कहलाता है। तो आप लोग सिद्धांत और नियम के बारे में क्लियर हो गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए।